स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जियोग्राफी की पार्ट नंबर 4 अर्थात पार्ट 4 को देखेंगे, जिसका नाम है कृषि। इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो इस पार्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हमारे हैं। हाई जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। देखिए ये एक अच्छा पॉइंट है। प्रश्न आपका पूछा जाए कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, तो 2/3। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कृषि का। ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का टाइप है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि या कर्तन दहन प्रणाली कृषि, जिसे हम स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। अब ये सिंपल सा आपका प्रश्न बन जाता है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि कह लीजिए, चाहे स्लैश एंड बर्न कृषि को अन्य कई नामों से जाना जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू कंट्रीज, इसे डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है स्लैश एंड बर्न कृषि को। तो यहाँ पर सबसे हम पहले देखेंगे इंडिया में राज्यों में इसे किस नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम में इसे झूम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि को अन्य कितने नामों से जाना जाता है। मणिपुर में इसे पलामू कहते हैं। क्या कहते हैं? पलामू कहते हैं। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दाहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोडू के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में कोमान, बरिंगा या पामा डाबी का कुमारी नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रश्न आपका बन जाए कि निम्नलिखित में कर्तन दहन कृषि प्रणाली है, एक ऑप्शन दे देगा। 3 डिफरेंट रहेंगे या 3 एक जैसा दे सकता है, 1 डिफरेंट दे सकता है। ऐसे ही प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न के पूछने का लेवल आप सभी को पता है, इस समय हाई कर दिया गया, बहुत सीधा सपाट क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप प्रश्नों को। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तो इसे वालेर या वाल्टरी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहा जाता है। झारखंड क्षेत्र में इसे कुरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस में से किन नामों से जाना जाता है? तो वियतनाम में रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लदान कहते हैं, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। और वेनेजुएला में क्या कहते हैं? कोनूको। तो ये थे हमारे अदर कंट्रीज में स्लैश एंड बर्न कृषि को कितने नामों से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपने देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो टाइप है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, वो है गहन जीविका। पहले आपने देखा प्रारंभिक जीविका कृषि, ये है गहन जीविका कृषि। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। इस कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी गहन जीविका कृषि। ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए कहने का मतलब है कि जिस भूमि पर अर्थात जहां पर जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर हमें ज्यादा फसल, ज्यादा खाद्यान्न पदार्थ भी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? यह सहारा लिया जाता है आपका, अधिक मात्रा में जैव रासायनिक का उपयोग किया जाता है और सिंचाई दबा के किया जाता है, दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है फिर अधिक उत्पादन। है वाणिज्य कृषि, जिसे हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है। सिंपल सा पॉइंट है। वाणिज्य कृषि में क्या है कि अधिक उपज लेना है तो आपको उत्तम किस्म के बीज लाने पड़ेंगे। उत्तम किस्म के बीज लाएंगे, उसके बाद जो कीड़े लग जाते हैं या कुछ और इश्यूज आ जाते हैं तो उससे बचने के लिए रासायनिक उर्वरक का जबरदस्त प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तब जाके कहीं उच्च पैदावार प्राप्त किया। और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीविका की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? चावल आपका वाणिज्य की फसल है, अर्थात इसका एज अ कमर्शियल यूज किया जाता है।
जबकि उड़ीसा में बात करें तो जीविका के लिए अर्थात खाने के लिए हम वहाँ पे फसल पैदा कर रहे हैं, ना कि एज अ बिजनेस पर्पज से। कृषि, इसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। यह कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है जो लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, इनको चाहे तो आप नोट कर लिया करिए। रोपण कृषि की बात की जाए, अब समझिए इसको, तो ये पूछा जाए कि कैसी कृषि है, तो एक वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक खेत है। पूछा जाए कि कौन सी कृषि लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है, ऐसा आपका प्रश्न आता है लंबे चौड़े क्षेत्रों में, तो क्या हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि किस कृषि से प्राप्त सारा उत्पादन, ध्यान देना, सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। फसलें हैं आपका चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि। देखिए ये रोपण कृषि है, ध्यान देना, इसमें सारा उत्पादन क्या होता है भैया, कच्चे माल के रूप में अर्थात पर्पज यूज किया जाता है। जिससे चाय की खेती कोई कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि भैया चलिए चाय की हम खेती कर रहे हैं बस अपने लिए। जैसे कि क्या होता है, अगर हम विलेजेस की बात करें, गांव की बात करें, तो वहाँ पे होता है थोड़ा बहुत धनिया लगा दिए, लहसुन लगा दिए, प्याज लगा दिए, तो ये होता है बस खाने भर के लिए हमने लगाया है, ना कि बेचने के लिए। लेकिन रोपण कृषि में क्या होता है, जैसे कोई चाय की खेती कर रहा है तो ये तो होगा कि नहीं चाय हम अपने लिए उगा रहे हैं, कॉफ़ी, रबर या फिर गन्ने की खेती कर रहे हैं तो बस अपने लिए ही कर रहे हैं, केले की खेती कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। अब एक अच्छा पॉइंट ये मिल रहा है, पूछा जाए कि असम की मुख्य रोपण फसल क्या है, तो चाय हो जाएगा। कॉफ़ी किस राज्य की मुख्य रोपण फसल है, तो कर्नाटक की। आपका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कर्नाटक की मुख्य रोपण फसल क्या है, या कॉफ़ी कहाँ की मुख्य रोपण फसल है। तो घुमा फिरा के जैसे भी प्रश्न आता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, अतः इसके विकास में परिवहन, संचार से संबंधित उद्योग और बाजार का महत्वपूर्ण योगदान। अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि किस कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, अतः इसके विकास में परिवहन और संचार से संबंधित उद्योग और बाजार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि, जीविका निर्वाह कृषि, ऐसे करके आपका। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। यहाँ पर आपका है फसलें दी गई हैं, ये बोने का समय, काटने का समय, ये फसलें हैं। तो रबी की बात करें सबसे पहले, तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में। इसे अप्रैल व जून में काटा जाता है। रबी की फसलों में आपका गेहूँ, मटर, सरसों, चना और जौ, ये हमारी रबी की फसलें हैं। देखिए वर्तमान में नवंबर चल रहा है और इस समय रबी की फसलें बोई जा रही हैं। तो जो भी गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि गेहूं में ही मटर भी बो दी जाती है और गेहूं में सरसों भी बो दी जाती है। हालांकि चने को अलग से बोया जाता है, चने जो को, लेकिन ये 3 फसलों को एक में मिक्स कर दिया जाता है। आलू की फसल जो होती है उसमें भी क्या नाम है, मटर वगैरह डाल दिया जाता है, सरसों वगैरह डाल दिया जाता है। बात करते हैं खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल जून जुलाई के मध्य बोई जाती है। इसे सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटा जाता है। खरीफ की फसल में आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, जूट, उड़द, कपास, मूंग, अरहर और तुर आता है। देखिए तुर को ही अरहर कहा गया है। अब हम बात करते हैं जायद फसल की, तो जायद की फसल गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। देखिए यहाँ पर हमने काटने का समय इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मोस्टली गर्मी में ही आपका जो है कि निपटा दिया जाता है। जैसे तरबूज आप जानते हैं कि खरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा वैसे तो ऑल सीजन अवेलेबल रहता है, बट हम यहाँ पे खरबूज की बात करें तो ये भी उपलब्ध रहते हैं अब, क्योंकि जब से स्टोरेज हो गए हैं, कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं, स्टोर करके इनको रख दिया जाता है। बट आपको ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सीजनली ही बेटर होती हैं। विदाउट सीजन आप इनको इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो टेस्ट आपको नहीं मिलता, वो चीज़ें इसमें नहीं रह जाती हैं। जो भी चीज़ें हैं प्रकृति ने जिनको जिस रूप में बनाया है वो उसी रूप में हमें बेटर लगती हैं, तो उनके साथ ज़बरदस्ती आपको उनको रोकेंगे, प्रिजर्व करेंगे तो वो मज़ा नहीं रहता।
तो ये आपका हो गया भैया ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलों में तरबूज हो गया, खरबूजा, खीरा, सब्जियां व चारे की फसलें आपकी ये किस में आती हैं, जायद फसलों में आती हैं। देखिए यहाँ पर हमने समझने के लिए आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए इसलिए हमने यहाँ क्या है आपका गेहूं, मटर, सरसों और चना हो गए, ये एज अ एग्जाम्पल हमने रख दिया है। खरीफ, मूंगफली, कॉटन और ये मूंग आपके ये सब आ जाएंगे किसमें, जायद में। आपने देखा लास्ट में क्या था, ये आपका तरबूज, खरबूजा, खीरा और ये सब्जियां हमारी किस में आ जाएंगी भैया, जायद की फसलों में आ जाएंगी। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। प्रश्न आपका पूछा जाए कि किस फसल के तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, तो किसकी फसल हो जाएगी भैया, कौन सी फसल है, गन्ने की फसल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल। प्रश्न आपका पूछा जाता है कि बड़ा उत्पादक देश है। अब प्रश्न आपका पूछा जाए कि भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, तो चावल है। अब नीचे देखिए आप, चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। पहली फसल कौन सी, दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुख्य उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गन्ना, ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मुख्य उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ये गन्ने के मुख्य उत्पादक। चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है। पूछा जाए कि चाय की कृषि कैसी कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में चाय की खेती। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। अपने देश में अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉफी का जो किस्म है ये इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, अरेबिका। ये प्रारंभ में या आरंभ में करीजिए यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी, यमन से। कॉफी की खेती की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई। अब प्रश्न आपका बहुत अच्छा बन रहा है कि भारत में कॉफी की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई। कहाँ से हुई, बाबा बूदन। आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। सब्जियां, भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान चाहिए। किसको, रबर की खेती के लिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। रबर भूमध्य रेखीय फसल है। कैसी फसल है, भूमध्य रेखीय फसल है जो कि कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होता है। रबर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर उगाया जाता है। अब प्रश्न आपका बहुत अच्छा और बहुत प्यारा बन सकता है कि रबर की फसल किन पहाड़ियों पर उगाया जाता है। ऑप्शन दे सकता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, ऐसे करके दिया जा सकता है। तो कहाँ पर, देखिए स्टेट आपका पूछेगा तो स्टेट आपको ध्यान देना है क्या है भैया, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गारो पहाड़ियों पर उगाया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेशेदार फसलें। आपकी 4 हैं, जूट, कपास, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें। प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य रेशेदार फसलें हैं, ठीक है, तो ये आपकी हैं जूट, कपास, सन और प्राकृतिक रेशम। इनमें से पहली 3 फसलें मिट्टी में उगाई जाती हैं। कौन सी, जूट, कपास और सन। अगला है, जबकि चौथी रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। क्या, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पाला जाता है। प्रश्न आपका पूछा जाता है कि भैया रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो मलबरी। अब देखिए हरी पत्ती तो बताने की जरूरत है नहीं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पूछा जाए कि रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना गया है। ध्यान देना, पूछा जाए कि कपास के पौधे का मूल स्थान कौन सा देश है, तो भैया भारत है अपना। सूती कपड़ा उद्योग का यह मुख्य कच्चा माल है। क्या, कपास।
कपास को ही हम कॉटन कहते हैं, जिससे कहते नहीं कि हमें मोस्टली क्या कहते हैं लोग कि गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, चूँकि ये गर्मी नहीं होता, मतलब ये कह लीजिए कि हमें गर्मी से बचाता है। जूट, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। प्रश्न आपका है सिंपल सा है कि भैया सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। मुख्य उत्पादक राज्य की बात करें तो असम, उड़ीसा, बिहार व पश्चिम बंगाल इसके मुख्य उत्पादक। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया था? तो ये है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नोटेबल पॉइंट हैं जो उनको आप नोट कर सकते हैं और फटाफट रिवीजन कर सकते हैं बाद में। तो ये आप ध्यान देना कि प्रश्न आए कि आपका महात्मा गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो विनोबा भावे। देखिए भूदान, श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को, कितने 80, और कितनी भैया 80 एकड़ भूमि इन्होंने दान दे दी, उसे ही भूदान कहा गया। अब हम ग्राम दान की बात करें तो कुछ जमींदारों ने भूमिहीनों को पूरा गांव दान देने की पेशकश की, जिसे क्या कहा गया? अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि भूदान ग्रामदान आंदोलन को और क्या कहा गया। या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया? तो किसे जाना गया है? भूदान ग्रामदान आंदोलन को। और ये किसके द्वारा शुरू? विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी रही है, ये तो पहले भी मैंने बताया था। अब देखिए हम यहाँ पर बात करें गरीबी रेखा के नीचे को हम बीपीएल कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बिलो पावर्टी लाइन, और गरीबी रेखा से ऊपर वालों को हम एपीएल कार्ड बनता है उनका, इसे कहते हैं अबव पावर्टी लाइन। यानी कि पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी रेखा से ऊपर वाले हो जाएंगे और इसमें हो जाएगा गरीबी। बिलो मतलब नीचे होता है, तो गरीबी रेखा के नीचे, ये तो यहाँ पे लिखा। चंपारण आंदोलन की बात करें तो चंपारण आंदोलन 1970 में स्टार्ट हुआ था। बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती के लिए दबाव डाला गया था। देखिए अब इसको समझ लीजिए पूरे को। पहला पॉइंट तो यह है कि चंपारण आंदोलन हुआ कब? 1917 में हुआ, 1917 में। अब चंपारण है कहाँ? बिहार में है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत किससे, मतलब ऐसे पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो भैया नील की खेती से। क्यों हुआ? किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था, इसीलिए इसके विरोध में बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। अब हम बात यहाँ करते हैं कि बायोडीजल फसल क्या है। तो भैया बायोडीजल फसलें जट्रोफा और जोजोबा, ये बायोडीजल फसलों के उदाहरण हैं। तो ये रहा आज का पार्ट नंबर 4 और ये आपका एंड हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे बने रहना चाहते हैं और ऐसे वीडियो लेक्चर पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।